नमस्ते, वेलकम टू टाइम एंड कंसेप्ट। और आशा कर रहा हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन देखेंगे, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग बनाने के लिए देखते हैं। तो रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो अचानक उसे एक हेडलाइन दिखता है 100 ईयर एगो। तो उसके मन में हाँ सवाल आता है कि ठीक है, इतने साल पहले क्या हुआ था। तो फाइंड आउट व्हाट हैपन, कैसे पता लगा है। अगर हम लोग कल के बारे में पता लगाना चाहें तो आसानी से पता लगा सकते हैं, रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू। ठीक है, अगर हम लोग लास्ट ईयर पता लगाना चाहें तो वो भी हम लोग समबडी के थ्रू, किसी के थ्रू जिनको याद हो उनके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं। लेकिन फिर ये सवाल आता है कि बहुत बहुत साल पहले क्या हुआ था। उस समय तो कुछ हुआ नहीं करता था, फ़ोन वगैरह, तो उस समय कैसे हम लोग पता करें। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम लोग अतीत के बारे में क्या 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 जानते हैं या फिर क्या जान सकते हैं। द सेवरल थिंग, बहुत सारा ऐसा तरीका है जिससे हम लोग जान सकते हैं कि अतीत कैसे अतीत में क्या चल रहा था। तो व्हाट पीपुल कैन ईट, अब ये एक तरीका है कि पीपुल क्या खाते थे। ठीक है, और काइंड ऑफ क्लोथ, किस टाइप के कपड़े पहना करते थे, किस टाइप के घरों में रहा करते थे। ठीक है, और उस समय के हंटर, हार्डर, फार्मर, रूलर, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और साइंटिस्ट, इन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या था, मतलब ये कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे किस टाइप के खेल खेलते थे। ठीक है, और किस टाइप की कहानियाँ सुनते थे और किस टाइप के नाटक देखा करते थे और किस टाइप के गाने गाते थे। ठीक है, और सुनते थे। ठीक है, वेयर डिड पीपुल लिव, अब पीपुल कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर ऑफ नर्मदा, सबसे पहले नर्मदा देख लेते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, और नर्मदा आप देखेंगे यहाँ सेंटर ऑफ इंडिया में है। तो पीपुल हैव लिव अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर एंड सेवरल 100,000 ईयर एगो। ठीक है, तो 100,000 ईयर एगो क्या करते थे पीपुल, कहाँ रहते थे, नर्मदा बैंक ऑफ रिवर के किनारे, नर्मदा रिवर के किनारे रहा करते थे। ठीक है, सम ऑफ द ईयरलिस्ट पीपुल हु लिव देयर वेर स्किल गेदरर, मतलब कुछ उसमें ऐसे पर्सन थे जो गेदरिंग किया करते थे। ठीक है, गेदरिंग का मतलब क्या, गेदरिंग कुछ इकट्ठा करने में बहुत ही कुशल थे, चतुर थे इकट्ठा करने में। आप क्या इकट्ठा करते थे, तो फूड इकट्ठा करते थे। आप कहेंगे ठीक है कहाँ से, तो फॉरेस्ट से करते थे, जो भी फॉरेस्ट से फूड होती हैं, फल वल। तो उस समय क्या हुआ करता था कि रूट और फ्रूट्स दोनों क्या करते थे, ये वो इकट्ठा करते थे। जो जड़ है, जड़ और फलें जो फॉरेस्ट से मिलती हैं वो चीज़ क्या करते थे, वो इकट्ठा करते थे। और साथ ही साथ दे ऑल्सो हंटिंग एनिमल, और क्या करते थे, जो जानवर है उसे क्या करते थे, उसको हंटिंग करते थे, शिकार करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमन एंड कैथर हिल टू द नॉर्थ वेस्ट, सबसे पहले हम लोकेशन देख लेते हैं। आइए, तो ये रहा कैथर एंड सुलेमन, ये अभी पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है। और चलिए फिर, द सम ऑफ द एरिया वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू क्रॉप सच एज वीट एंड बर्ली अबाउट द 8,000 ईयर एगो। ठीक है, तो कि सुलेमान एंड कैथर क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पर पूर्व पहले स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा और क्या किया था, जौ जैसी फसलों को उपजाया था, किसानी किए थे, आरंभ किया उन्होंने। ठीक है, और साथ ही साथ वो क्या कर रहे थे कि साथ ही साथ क्या करते थे, वो बिगेन टू रियरिंग एनिमल। ठीक है, सीप, गॉट, कैटल, तो भेड़ बकरी और पशुओं को पालना भी स्टार्ट किया था। और क्या करते थे, विलेज में रहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है वन लाइनर में। लोकेटेड द गारो हिल और नॉर्थ वेस्ट एंड विंध्यास सेंट्रल इंडिया। चलिए लोकेशन देख लेते हैं। गारो हिल यहाँ आपको मिलेगा और जो विंध्यास है यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो these were some of the other area where agriculture developed
द प्लेस वेयर राइस वॉज ए फर्स्ट ग्रो आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। ठीक है, मतलब ये ऐसे ये थे जहाँ ये तो थे ही, मतलब सुलेमान कहते रहे यहाँ किसानी तो हुआ ही, जौ और गेहूँ हम लोग यहाँ पे तो देखे ही कि स्टार्ट किया गया था फर्स्ट टाइम। लेकिन साथ ही साथ क्या किया गया था कि गारो और ये विंध्यास में क्या किया गया था, यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप किया गया था। ठीक है, और एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो विंध्यास के नॉर्थ साइड में है, मतलब अब नॉर्थ साइड बता देता हूँ, सबसे पहले ये क्लियर कर दो। यहाँ पे क्या किया गया था कि राइस स्टार्ट किया था, फर्स्ट टाइम बिगेन, बोना कृषि करना स्टार्ट किया गया था, उपजाना स्टार्ट किया गया था। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईस्ट वेस्ट क्या होता है, तो ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और ये जो साइड है ना जहाँ से हमारे सूर्य भगवान उगते हैं, पूर्व दिशा जिसको हम लोग कहते हैं ईस्ट, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ और ये साउथ हो गया। ठीक है, तो अब कैसे याद करें, तो जहाँ से सूर्य भगवान उगते हैं वो पूरब साइड हुआ और ये पश्चिम साइड। ठीक है, और साउथ हम लोग साउथ मूवी से साउथ याद कर सकते हैं, ये साउथ जितने भी स्टेट होते हैं तो साउथ साइड। ऐसे ही यहाँ पे विंध्यास के क्या बोला है, आप एक बार खुद से देख लीजिए, यहाँ क्या बोला है, नॉर्थ ईस्ट विंध्यास वेयर सेंट्रल एंड यहाँ पे दिया है ग्रो आर द नॉर्थ विंध्यास। अब नॉर्थ, अब इसका कैसे पता करेंगे विंध्यास, तो जो भी इसको आप ऐसे अनुमान कर सकते हैं, तो ये हुआ ईस्ट वेस्ट और ये नॉर्थ। ठीक है, तो इस साइड में जो भी है यहाँ पे क्या किया गया था, फर्स्ट बार राइस क्या किया गया, उपजाया गया था, क्या, राइस को। ट्रेस द रिवर इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज, चलिए देखते हैं। ये रहा इंडस और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है झेलम, सतलज, रवि और अन्य, तो जो भी अलग अलग जगहों से स्टार्ट होकर एक मेन रिवर में मिलती है उसे सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि 4700 ईयर एगो, ठीक है, इंडस के आसपास सिटी डेवलप हुई, फूले फले। ठीक है, और 2500 ईयर एगो गंगा के किनारे क्या हुआ, सिटी डेवलप हुई। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर इंडस की बात करें तो 4700 ईयर एगो और 2500 ईयर एगो गंगा के किनारे। ठीक है, ये तो कह रहे लोकेटेड द गंगा एंड ट्रिब्यूटरी कॉल द सोन। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोकेशन। तो ये रही गंगा और इसकी सहायक नदी सोन। उसके बाद कह रहा है कि मतलब कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध काल है। आप देख लेते हैं इसको, ये गंगा है और ये जो एरिया है साउथ साइड में दक्षिण की ओर, ये मगध कहला है। अभी ये एरिया बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ के रूलर क्या थे, वो बहुत ही पावरफुल थे। ठीक है, और यहाँ लार्ज किंगडम स्थापित किए थे, मतलब शक्तिशाली थे और इन्होंने विशाल राज्य स्थापित किया। और ठीक ऐसे ही देश के अलग जगहों में भी क्या हुआ, राज्यों की स्थापना की गई थी। अब थ्रू आउट द पीपल ट्रेवलिंग फ्रॉम one part of the subcontinent to another, the hill and high mountain including the Himalaya deserts, rivers, seas made journey dangerous at the time but the never impossible. So man and woman moved from such livelihood as also the escape of natural disaster like flood, drought and sometime man marches in army conquer other लैंड्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग सब कॉन्टिनेंट क्या है वो जान जाते हैं। ठीक है, तो सब कॉन्टिनेंट जो हम लोग अखंड भारत बोलते हैं उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आता था। ठीक है, तो वो साउथ एशिया का पार्ट था। साथ ही साथ साउथ एशिया का अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार साउथ एशिया में आते थे। तो अब सब कॉन्टिनेंट नाम क्यों दिया गया, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि एक तो सबसे पहले लार्ज था, जो एरिया था वो बहुत ही लार्ज था और इसको सेपरेट कर देता था बाकी के साउथ एशिया कंट्री से। ठीक है, इसको क्या करता, सेपरेट करता। अब क्या से हिल, माउंटेन, सी, मतलब जो भी समुद्र, जो पहाड़ियाँ, ये सब वो क्या करते थे, इसको अलग करते थे। इसीलिए बहुत बड़ा होने के कारण इसको सब कॉन्टिनेंट, इसको नाम से जाना जाने लगा, इसको नाम दे दिया गया। ठीक है, अब आगे जाकर लोगों ने महाद्वीप जो सब कॉन्टिनेंट के हिस्से में, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में क्या करने लगे, यात्रा करने लगे। कभी कभी लोग हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों पर क्या किए, मतलब पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं
था, ठीक है। और क्या हुआ, कभी कभी लोग काम की तलाश में एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। कुछ सैनिक क्या करते थे कि विजय हासिल करने के लिए जाते थे, ट्रेवल करते रहते थे, ठीक है। और जो व्यापारी थे वो अपनी कीमती सामान के साथ क्या करते थे, कभी गाड़ियों में कभी जहाज़ों में क्या करते थे, एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, ठीक है। जो धार्मिक लोग थे, रिलीजियस, ठीक है, तो वो भी क्या करते थे, अपने मतलब शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। अब कुछ लोग क्या करते थे, अब सम पीपल क्या करते थे कि मतलब रोचक स्थानों को खोजने की चाह में एक्साइटेडपन कि हाँ भाई नई जगह यात्रा किया करते थे, ठीक है। तो मतलब होता नहीं कि आप भी कहीं जाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह अपना लोग करते थे कि कुछ नई जगह मिले ये वो, ठीक है। तो ऑल दिस लीड द शेयरिंग ऑफ द आइडिया बिटवीन द, इन सभी यात्रियों ने लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब आप भी कहीं जाएंगे घूमेंगे तो आपको ऐसा है कि वहाँ का जो भी आप वहाँ देखेंगे समझेंगे उसको किसी और से शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ करती थी। वाई डू पीपुल ट्रेवल नाउ डेज, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, ठीक है। The hill mountains and sea from the natural frontier of the subcontinent. Well, it is difficult to cross the frontier. Those who wanted to could and did scale the mountains and across the sea. People from across the frontier also came into the subcontinent and settled here. ठीक है, कह रहा है कि जो भी पहाड़ियाँ लोगों के मतलब पहाड़ियाँ पर्वत समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए ये आसान नहीं था कि मतलब पार कर जाएं, अभी के ज़माने में भी आसान नहीं है, उस समय तो कोई सुविधा ही नहीं थी। जिन्होंने अब पार करना चाहा वो पार कर गए, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को मतलब पार कर सके। महाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहाँ क्या किए, बस गए। अब एक मिनट, अब ये जो मूवमेंट थी वो पार करके आ रहे थे, ये यहाँ पे आए, बहुत सारी चीज़ें किए होंगे, तो वो क्या हुआ, वहाँ संस्कृति ट्रेडिशन क्या हुआ, समृद्धि हुई, ठीक है, स्टार्ट हुई, ठीक है। एंड पीपल हैव शेयर ए न्यू वे टू कार्विंग द स्टोन। अब पीपल क्या करते थे, नए नए पत्थरों को कार्विंग अलग अलग तरीक़ों से क्या करते थे, कार्विंग करते थे, तराशते थे, ठीक है। और कंपोजिंग द म्यूज़िक को क्या करते, बनाते थे, रचते थे, ठीक है। एंड द इवन कुकिंग द फूड सेवरल 100 ईयर एगो, ये क्या कब हुआ करते, कई वर्षों पहले, ठीक है। क्या करते थे, एक दूसरे के विचारों को अपनाते थे और भोजन वगैरह कई तरीके से अपना बनाना शुरू कर दिए थे। नेम ऑफ द लैंड, ठीक है, तो देश के नाम। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफ्टन यूज़ फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। माने अपने देश के लिए हम क्या इंडिया एंड भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, दो तरह के, ठीक है। और इंडिया शब्द इंडिया से निकला है, और जैसे मतलब इंडिया शब्द इंडस से निकला है, और जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। आप इसको एटलस में ढूंढ सकते हैं, ग्रीस ईरानियन को, ठीक है। और ईरानियन ग्रीस हु केम फ्रॉम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट द 2500 ईयर एगो, 2500 साल पहले क्या किए कि ईरानियन और यूनानियन सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, ठीक है। ये ईरानियन और ग्रीस आए और इसको सिंधु को क्या किए कि इंदोज और इंदोज नाम से क्या किए, नाम इसको मतलब लेने लगे, और रिवर कॉल्ड इंडिया, बाद में इसको इंडिया के नाम से जाने लगा, ठीक है। द नेम ऑफ भारत वॉज द यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु लिव इन द नॉर्थ, जो नॉर्थ वेस्ट में पीपुल रहते थे ग्रुप, उनको वो भारत के नाम से क्या करने लगे, प्रयोग करने लगे इसका, ठीक है। और इसका मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में, ठीक है, कंपोजिंग इन द संस्कृत, इसको संस्कृत में कंपोज किया गया है। लेटर इट वाज ए यूज फॉर द कंट्री, बाद में इसे देश के लिए यूज, कंट्री के लिए नाम ये यूज करने लगा गया, ठीक है। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, ठीक है, अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकें और उनको पढ़ना, उसको ढूंढिए और उसको पढ़िए। दे आर कॉल्ड द मैन्यूस्क्रिप्ट, उसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, मतलब पुंडलिपि, ठीक है। और उसके बाद बिकॉज दे वे राइटिंग इन द हैंड, वो हाथ द्वारा लिखी गई है, ठीक है।
एंड दिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू। मैन्यू मीनिंग इसका होता है हैंड, हाथ, ठीक है। दे आर यूजुअली राइटेड इन द फ्लेम ऑफ लीफ, ठीक है, फ्लेम तार पत्तों जिसको बोलते हैं, ठीक है, फ्लेम लीफ एंड और द ये लीफ हिमालय में पाया जाता है, यहाँ पे बताया है। और इसके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए ये हुआ फ्लेम लीफ, और ये जो लिखा हुआ है इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग इधर इधर बताया है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है ये पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई है। किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो भाई, यही बता रहा है यहाँ पे। ये लगभग बहुत अच्छा है भाई, इतना अच्छा राइटिंग, ठीक है। तो आगे देखते। ओवर द ईयर मेनी मैन्युस्क्रिप्ट वेयर ईटन वे एन इंसेक्ट, सम वेयर डिस्ट्रॉय बट द मेनी हैव सर्वाइव। कह रहा है कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दिए गए, फिर भी ऐसी कई चीज़ें अभी भी हैं जो उपलब्ध है, ठीक है। ये पांडुलिपियों मंदिरों, विहारों मतलब आश्रम में प्राप्त होती हैं, ठीक है। उन्हें पुराने आश्रम जो थे उस समय के, वो उनमें आज भी जो इंस्क्रिप्शन के द्वारा है पाए जाते हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं उनके जीवन के बारे में, ठीक है, रिलीजियस पोएम के बारे में, मेडिसिन के बारे में, उनके लिव के बारे में, एपिक स्टोरी प्लस पोएम वगैरह इस सब के बारे में लिखित पाई जाती है। और किस भाषा में पाई जाती है? एक तो संस्कृत, उसके बाद प्राकृत और एक तमिल लैंग्वेज में भी पाई गई हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो स्टडी द इंस्क्रिप्शन। एक मिनट। दीज आर द राइटिंग ऑन द रिलेटिव हार्ड सरफेस सच एज द स्टोन और मेटल। कुछ ऐसे चीज़ मिले हार्ड सरफेस पे लिखे हुए जो स्टोन पे लिखी गई है, मेटल पे लिखी गई है। सम टाइम किंग गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्रिप्ट सो दैट पीपल कुड सी, रीड द एंड ओबे देम, एंड दे are other kind of inscription as well. They where man and woman including king queen record, and they did, for example king often kept record of victory। मतलब कई बार राजा आदेश भी देता था कि मतलब इसको लिखवाया जाए, कुछ अपने इंस्ट्रक्शन या रूल रेगुलेशन, ताकि लोग पढ़ें और उसको फॉलो करें। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि राजाएं अपने खुद के बारे में प्लस अपनी रानियों के बारे में प्लस अन्य चीज़, इतना ही नहीं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे विक्ट्री, जो जहाँ राजा लड़ाई करने जाते थे उसमें जीते थे तो उनके बारे में जिक्र करवाया गया, तो कि इस समय मैंने ये लड़ाई लड़ी और जीती, ठीक है। अगर देखते हैं, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन द हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखने से क्या लाभ थे? ऐसा करने में क्या अब लाभ का तो पता नहीं, लेकिन कठिनाइयाँ तो बहुत आई होंगी, इसकी गारंटी तो है, क्योंकि अभी भी आप किसी हार्ड सरफेस पे लिखिए, मेटल पे या पत्थर पे, तो कितना प्रॉब्लम होता है। देयर वेर मेनी अदर थिंग दैट वेर मेड and used in the past. Those who study these objects are called the archaeologist. अब इस टाइप के जो भी हैं, इनके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी हैं या प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं को अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है? आर्कियोलॉजिस्ट। याद रखिएगा, आर्कियोलॉजिस्ट पूछता है, ठीक है, जो ईंटों पत्थर व लिखे हुए इंस्क्रिप्शनों की खोज करे, हड्डियों की खोज करे, उसे हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। देयर स्टडी द रिमेन द बिल्डिंग मेड, जो वही बता रहा है, स्टोन या पेंटिंग स्कल्पचर, ठीक है, एक्सप्लोर, उसको एक्सप्लोर करे कि हाँ कैसे बना है, क्या बना है, टूल, वेपन, पोट, पांच ऑर्नामेंट, जो गहना, इस सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्या करता है, अंदाज़ा लगाते हैं ये लोग कि मतलब कब बना है, किन के द्वारा यूज किया जाता था सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। Left a port from old city. Ports like this were used about 4700 year ago, ठीक है। और राइट एन ओल्ड सिल्वर कॉइन सच एज दिस वन वेयर यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर एगो। इस टाइप के पोर्ट जो है 4700 ईयर पहले यूज किए जाते थे, और इस टाइप के कॉइन 2500 ईयर पहले यूज करते थे। अब बोल रहा है कि उस टाइप के कॉइन आज के कॉइन में कितने अंतर है, भिन्न है, ठीक है। तो अब देखिए भाई, आज के ज़माने के कॉइन और उस समय के कॉइन ऑफ कोर्स है बहुत ज़्यादा भिन्न है, ठीक है। अब कह रहा है कि मतलब कि
आर्कियोलॉजिस्ट जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते थे। ठीक है, इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ठीक है, और जो वनस्पति या प्लांट के विशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। ऑफकोर्स है, कोई प्लांट ज़मीन के नीचे धंसा हो, दब गया हो, तो अभी तक शायद ही बच पाए, क्योंकि गल जाता है ना। ठीक है, तो यदि अन्न के दाने तथा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो वे जले हुए रूप में बचे रहते थे। अब मैंने होता है ना कि जल जाने के बाद, तो उसी को तो हम लोग कोयला बोलते हैं, जिसकी माइनिंग चलती है, आज भी कहीं कहीं मिलती है, तो सरकार या अन्य ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसे निकाली जाती है। ठीक है, तो वो बच जाते थे। ठीक है, कह रहा है कि डू यू थिंक क्लोथ फाउंड फ्रिक्वेंटली, अब कह रहा है कि बहुत मैंने क्या आर्कियोलॉजिस्ट को कपड़ों के अवशेष मिले होंगे, तो भाई अब तो आर्कियोलॉजिस्ट ही जानते होंगे। शायद मेरे ख्याल से शायद से नहीं मिले होंगे, क्योंकि क्लोथ कॉटन वगैरह होते हैं, ये गल जाते हैं, कुछ सालों में गल जाते हैं। अब आप क्या सोचते हैं? हिस्टोरियंस, अब इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का ध्यान करते हैं। अब सोर्स के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अंत में आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस मिलके इन सोर्सों का यूज करके अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। इनके द्वारा ही हमें पता चलता है। ठीक है, वन पास्ट और मेनी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे बुक का ही नाम और पास्ट है। ठीक है, तो अतीत शब्द का प्रयोग बहुत बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषि का जीवन राजाओं से अलग भिन्न हुआ करता था। ठीक है, शिल्पकारों के जीवन से भी बहुत भिन्न हुआ करता था, जैसा कि हम आज भी देखते हैं उस समय भी। ठीक है, कि देश के क्या बोल रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यापारों की रीति रिवाजों का पालन करते थे। एक मिनट। तो उदाहरण के लिए आज अंडमान निकोबार के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर शिकार करके, ठीक है, अगर उनके और शहरों में रहने वाले लोगों का खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यापारियों का निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी थे। मतलब कि कहने का मतलब कि जो जहाँ है वहाँ के जो सोर्स थे उसी का प्रयोग करते थे, और जो अलग लैंड पे है वहाँ पे जो सोर्स है वहीं पे। अब अंडमान निकोबार का एग्जांपल दे रहा है कि वहाँ के लोग फिशिंग करते थे। ठीक है, जो वहाँ पे फूड प्रोड्यूसिंग होती थी फॉरेस्ट से, वहाँ के फॉरेस्ट से, वो उसी का प्रयोग करते हैं। और शहरी लोगों को देखिए, यहाँ पे खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इसी तरह का भेदभाव अतीत में भी विद्यमान था। ठीक है, beside there another kind of difference. We know a great deal about the king and battle they fight because they keep record of their victory. Generally ordinary people such as the hunter, farming, flock gathering farmer or a hunter did not keep record what they did. अतीत के अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे कि भाई वो कहाँ जीते, कहाँ लड़ाइयाँ किए, इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी उनके बारे में मिल जाती है। जबकि शिकारी, मछुआरों, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी के बारे में मतलब लिखा जोखा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में कैसे पता चलता है? आर्कियोलॉजिस्ट इसके बारे में पता करते हैं उनके द्वारा किसी भी एविडेंस को ढूंढ के। ठीक है, तो हम उनके द्वारा भी जानते हैं। व्हाट डू डेट्स मीन? अगर आपसे कोई पूछे डेट्स के बारे में तो आप क्या करेंगे? अभी का डेट्स बताएंगे, मंथ बताएंगे, दिन बताएंगे। ठीक है, लेकिन ये सब काउंट कब हुआ था? ठीक है, कि कब से स्टार्ट हुआ? तो इसके जो फाउंडर थे वो ईसा मसीह जी थे। ठीक है, फाउंडर। और ये जो गणना स्टार्ट हुई थी, काउंटिंग, ये उनके जन्म से स्टार्ट हुआ था। जिस दिन उनका जन्म था, बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है, जेसीएस, उनका क्या हुआ था? जन्म से स्टार्ट हुआ था। वहाँ पे 0 मानते हैं, उनके डेट से काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ, जन्म उनके, मान लीजिए ये जन्म है, यहाँ पे 0, इनसे पहले सभी तिथियाँ ये क्या कहलाती हैं? मान लीजिए 1 2 3 ऐसे हज़ारों पीछे गए तो वहाँ पे क्या सब डेट के पीछे क्या है? BC,
बिफोर का मतलब बिफोर ईसा मसीह, क्रिश्चियनिटी या क्रिस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, आप याद रखिएगा। उनके जन्म से पहले सारे क्रिस्ट बोलेंगे, ठीक है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेखन करेंगे। अभी मान लीजिए कि आप भी कोई भी सन चल रहा हो, ठीक है, लेकिन आज हम लोग मानेंगे कि आज 2000 चल रहा है सन, और इससे हम लोग काउंटिंग करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये बुक का कहना है, ठीक है। आइए फिर देखते हैं। लेटर विथ डेट्स। BC वी हैव सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्रिस्ट, मतलब अभी मैंने बताया कि उनके जो जन्म से पहले का कोई भी डेट रहेगा तो उसको BC हम बोलेंगे, बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। अब यू विल सम टाइम फाइंड द AD। अब कभी कभी आप देखेंगे और आगे जाके पढ़ेंगे तो कि AD, अब AD का मतलब क्या होता है, दिस स्टैंड फॉर 2 लैटिन वर्ड, ये 2 लैटिन वर्ड से आया है, एनो डोमिनी, ठीक है, मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब कि भगवान का साल, ठीक है, उनका मतलब बुक का कहना है, ठीक है। सो अगर हम 2005 का बुक में बोल रहे हैं कि अगर 2005 में अगर हम बात बोले तो ये भी क्या होगा, ये AD में आएगा, क्योंकि उनके जन्म के बाद का बात बोल रहा है। 2005 तो बाद में आया ना, तो ये AD में आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 2010 बोले, 2006 बोले, 2008, 2019 कुछ भी बोले तो ये क्या आएगा, AD में आएगा। अगर AD का बात, अगर AD लगाएगा तब, अगर मान लीजिए 2005 ही लिख दिया और उसके बाद कुछ ना लगाए तो आपको अगर BC लगा दे तो आप कहेंगे कि ये तो बाद का है, नहीं, ये बिफोर क्रिस्ट का हो गया, ठीक है। इस चीज़ को आप बढ़िया से समझ लीजिएगा, ठीक है। समटाइम्स CE इज़ यूज फॉर इंस्टेड फॉर AD, कभी कभी ऐसा होता है, अब किस केस में होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो CE AD के जगह यूज होता है और BC के यूज में होता है, जगह यूज होता है। अब क्यों होता है, CE स्टैंड फॉर कॉमन ईरा, इसका मतलब कॉमन ईरा होता है, BCE का मतलब बिफोर कॉमन ईरा। अब ये ना वी यूज़ फॉर दिस टर्म बिकॉज देयर क्रिश्चियनिटी ईरा इज़ नाउ यूज इन द मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब क्या होता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में BC की जगह क्या यूज होता है, BCE, और AD की जगह CE यूज होता है, ठीक है। अलग अलग देशों में, आप खासकर अलग अलग देशों का अगर नॉवल आप कवर कर रहे होंगे, नॉवल में आप देखेंगे कोई सन का जिक्र करेगा तो वहाँ CE लिखे हुआ मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ बदल जाता है, ठीक है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, भारत की, तो भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य मतलब बिफोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कुछ भी यहाँ दिया है नीचे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो वी हैव सीन डेट इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग ऑन हैंड सरफेस, ठीक है। मतलब जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, अभिलेखा कठोर, सहज तो और उत्कीर्ण करवाए जाते हैं थे, मतलब कि इनमें से कई अभिलेखा कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे, स्टोन पे, पत्थर पे लिखे जाते थे। सभी अभिलेखों, लिपियों, भाषाओं उपयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुके हैं। बहुत सही में चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं अभी तक, दिन पर दिन होता है ना कि चेंजेस आते जाता है। इसका पता अज्ञात लिपि, अब लिपि कैसे पता लगाते होंगे भाई की, ठीक है। तो इसका पता मतलब जो भी लिपि है वो अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। उनकी एक कोई प्रक्रिया थी, उससे वो लोग पता लगाते थे कि कैसे उस अपडेटेड चीज़ें, चीज़ें जो चेंजेस होती जाती थी वो लोग पता करते जाते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के अन्य लिपियों को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र में मिलती है, ठीक है। और लगभग 5000 साल पहले इसका जिक्र हुआ है। मतलब कहानी जो है पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे, ठीक है, 5000 साल पहले का बात है, ठीक है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेडा नाम का एक कस्बा है। यहाँ एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक लेख 3 विभिन्न प्रकार भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिश्रित लिपि के 2 प्रकार मिले हैं, ठीक है। कुछ भी विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे तो उन्होंने बताया कि राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से होता है ना फ्रेम में दिखाई गई है। इसे करतुश मतलब करतुश कहा गया। अब मुझे पता नहीं इसका मतलब क्या है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिश्रित संकेतों को अलग बगल करते हुए मिश्रित अक्षरों को समानार्थ ध्वनियों की पहचानने की कोशिश की। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एक अक्षर है, मतलब शेर के लिए अलग यूज किया गया और चिड़ियाओं के लिए अलग यूज किया गया है। हम लोग देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे
यहाँ पे शेर के लिए अलग यूज किया है और चिड़ियाओं के लिए अलग वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर कैसे मतलब कैसे बनाए गए हैं, कैसे प्रयुक्त हुए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं, तो वो आसानी से इसके बारे में जो इंस्क्रिप्शन थे लेखकों जो थी थे राइटर, वो आसानी से उसको पकड़ने इसको बढ़िया से जान गए, इसके बारे में पता लगाने मतलब लगाने लगे, वो आसानी से पढ़ सके। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेसन आज कवर हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।